हमारी सभ्यता को, क्या वो सभ्यता परिलक्षित होती है हमारे भवनों के वास्तु निर्माण पर, और क्या हम संस्कृति को जानबूझकर वहाँ दर्शाते हैं जिससे हमारे युवा पीढ़ी को, बच्चों को फ़ायदा मिले। और अगर हम एक एक उदाहरण से आपसे समझना चाहें तो क्या ये जो नया संसद भवन है वहाँ ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है? जी सईद जी, ये बहुत अच्छी सवाल, आपने अच्छी बात कही है। मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट में बता दूंगा। उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इतने बड़े विषय को 45 मिनट में समेटना अपने आप में असंभव है। इसका हर एक सेगमेंट को एक एक सत्र देना चाहिए, पहली चीज़। और अगर आप मुझे डिस्काउंट भी कर दें तो हर एक वक्ता को एक एक सत्र देना चाहिए। तो आपने 5 लोगों को एक साथ जो है गुत्थम गुत्था में डाल दिया। बहरहाल, ये जो बात आपने कही है कि भवनों के निर्माण में या हमारे पूरी के पूरे जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें संस्कृति कैसे परिलक्षित होती है, इन सारी चीज़ों को हम हमारे पुरातन काल से देखते चले आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा उदाहरण लें, जैसे मंदिर हैं, अगर हमारे मंदिरों को आप देखें तो वो मंदिर सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना के स्थल नहीं थे, वो बहुत बड़े सामाजिक सम्मेलन के भी स्थल थे, सांस्कृतिक समन्वय के भी स्थल थे। वहाँ परफॉर्मेंसेस भी होते थे, वहाँ ऐसे संवाद भी होते थे, वहाँ पर शास्त्रों की रचना भी होती थी। और इसीलिए आपने देखा होगा, अगर प्राचीन काल के मंदिर है तो उनके अलग अलग खंड होते थे। तो जो ईश्वर की मूर्ति है वो तो बिल्कुल अंत में गर्भगृह में होती थी। लेकिन इतने सारी वास्तु के कुछ न कुछ एक कारण रहे होंगे। जो संसद भारत की नई बनी, तो उसमें भी इस सारी अवधारणा को कहीं ना कहीं सोचा गया कि जब संसद भवन बनेगा तो लोग उसमें भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को ये दायित्व दिया गया कि आप सोचिए कि जो उपलब्ध जगह है उसमें आप कैसे हमें दिखा सकते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति ने, जो जिसे हम कहते हैं कि 7-8 हज़ार साल से भी पुरानी संस्कृति है, तो ये संस्कृति कैसे ट्रैवल की गई है, किस किस माध्यम से ट्रैवल की गई है। तो इसलिए उस संसद की जो स्पेसेस हमको दी गई थी, उसमें हमने इन सारी चीज़ों को आकार दिया है कि कैसे हमारी सभ्यता का विस्तार हुआ है, कैसे हमारी कलाओं का विस्तार हुआ है, कैसे हमारे संगीत का विस्तार हुआ है, कैसे हमारे शिल्प का विस्तार हुआ है, और तो और कैसे हमारी जो लोक कलाएं हैं जो भारत के अंचल में अलग अलग जगह पर पनपती हैं। जैसे अगर वहाँ पर एक वॉल हमने बनाई जिसका नाम है जन जननी जन्मभूमि, वो हमारे ऐसे महिला कलाकारों की वॉल है जो कोई बहुत प्रसिद्ध अवार्ड विनिंग लोग नहीं है, वो हमारे घर के ग्रास रूट लेवल जमीन से जुड़े हुए हमारी सारी माताएं बहनें हैं जो पारंपरिक कलाएं दिखाती हैं। उनको हमने अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक दिखाया है। और उसके सामने ही हमने एक मंथन दिखाया है, जब हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो समुद्र मंथन से निकली हैं। तो ये वॉल हमने बनाई है पूरी की पूरी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, और उसके सामने हमने एक भव्य ब्रास की पूरी 75 फीट की समुद्र मंथन की जो आकृति है वो क्रिएट की है। वहीं हमारे लोकतंत्र का इतिहास है। जब हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो हमें जानना चाहिए कि वो लोकतंत्र की जननी कैसे है। 7,000 साल पहले, वैदिक काल से भी पहले से कैसे हमारे यहाँ परंपराएं रही लोकतंत्र की। अभी बहुत अच्छा संवाद हो रहा था। हमारे यहाँ कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद नहीं करेंगे तो तत्व कैसे सामने आएंगे, तत्व का बोध कैसे होगा। संवाद की हमारे यहाँ पर परंपरा रही है, इसलिए उससे न डरना चाहिए न घबराना चाहिए, बल्कि उसे तो और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए।